भौगोलिक प्रदेश। भौगोलिक प्रदेशों से तात्पर्य उन विशेष क्षेत्रों से जिनका निर्माण निर्धारण भौगोलिक तत्वों के आधार पर किया जाता है। ये वे प्रदेश होते हैं भौगोलिक प्रदेश जिनमें उच्च जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा में पर्याप्त एकरूपता दृष्टिगत होती है। इस प्रकार की समानता या एकरूपता के कारण यहाँ की आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप में भी सामान्य समानता देखी जाती है। यद्यपि प्रत्येक क्षेत्र अपने समीपस्थ भाग से भिन्न होता है, किंतु उनमें एक आंतरिक एकरूपता अंतर्निहित होती है। यही एकरूपता प्रदेश की पहचान होती है। प्रत्येक प्रदेश की भौगोलिक विशेषता उस प्रदेश के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को न केवल प्रभावित अपितु निर्धारित करती है। यह प्रदेश मात्र सिद्धांतिक न होकर क्षेत्रीय विकास का आधार प्रस्तुत करते हैं तथा क्षेत्रीय नियोजन का भाग प्रशस्त करते हैं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहाँ अत्यधिक भौगोलिक विविधताएं यहाँ की न केवल विकास को प्रभावित करती है अपितु सदियों से यहाँ की जनजीवन में विविधता के साथ एकता का सूत्रपात करती रही है। राजस्थान के मध्य में अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार है तो पश्चिम में विशाल मरु प्रदेश है। पूर्व राजस्थान का मैदानी क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी का पठारी प्रदेश क्षेत्र अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। अतः इन प्रदेशों का अध्ययन यहाँ के प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक स्वरूप को समझने के लिए आवश्यक है, क्योंकि इसी के माध्यम से हम यहाँ की समृद्ध संस्कृति को समझ सकते हैं तथा विकास की योजनाओं की नई दिशा दे सकते हैं। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम वी.सी. मिश्रा ने राजस्थान का भूगोल पुस्तक में किया, जिसका प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 1968 में किया गया। उन्होंने राजस्थान को 7 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया जो निम्न तालिका में प्रदर्शित है। पश्चिमी शुष्क प्रदेश। शुष्क रेगिस्तानी मैदान वार्षिक वर्षा 15 से 25 सेंटीमीटर। पश्चिमी शुष्क प्रदेश में जैसलमेर, बाड़मेर, दक्षिण पूर्वी बीकानेर, पश्चिमी जोधपुर, दक्षिण पूर्वी चूरू तथा पश्चिमी नागौर है। अर्ध शुष्क प्रदेश। अरावली के पश्चिम का शुष्क प्रदेश वार्षिक वर्षा 25 से 50। अर्ध शुष्क में शामिल जिले जालोर, पाली, नागौर, झुंझुनू, उत्तर पश्चिमी चूरू व दक्षिण पूर्वी जोधपुर। नहरी क्षेत्र। सिंचित रेगिस्तानी मैदान वार्षिक वर्षा 15 से 25। गंगानगर, पश्चिमी बीकानेर और द्वीप जैसलमेर। अरावली प्रदेश। अरावली की पहाड़ियाँ वार्षिक वर्षा 30 से 60 सेमी। उदयपुर, दक्षिण पूर्वी पाली व पश्चिमी डूंगरपुर। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। मैदानी और पठारी और अर्धशुष्क प्रदेश वार्षिक वर्षा 50 सेमी से अधिक। जयपुर, अजमेर, सवाईमाधोपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, कोटा साहिब। दक्षिण पूर्वी कृषि प्रदेश। विंध्याचल और लावा पठार वार्षिक वर्षा 50 सेमी से अधिक। पूर्वी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़। चंबल बिहार प्रदेश। चंबल के बिहार वार्षिक वर्षा 50 सेमी से अधिक। सवाईमाधोपुर और जोधपुर। इसी प्रकार प्रोफेसर राम लोचन सिंह मीना सिंह ने भारत का प्रादेशिकरण करते हुए राजस्थान को 2 वृहत प्रदेशों यथा राजस्थान और राजस्थान पठार में विभक्त कर इनके 4 उपप्रदेश और 12 लघु प्रदेशों में विभक्त कर उनका विवरण प्रस्तुत किया। एक अन्य विभाजन प्रोफेसर तिवारी और सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल पुस्तक में 1994 में प्रस्तुत किया। इसमें राजस्थान के धरातल, जलवायु, नदी बेसिन आदि को आधार बनाकर उन्हें प्रशासनिक सीमाओं के साथ समन्वित कर राजस्थान के प्रमुख गौण, तृतीय एवं सूक्ष्म प्रदेशों का निर्धारण किया। उपयुक्त प्रादेशिकरण की जटिलताओं में न जाकर हम यहाँ राजस्थान के सामान्य भौगोलिक प्रदेशों का विवरण प्रस्तुत करें, जो राज्य के भौगोलिक, आर्थिक एवं जनसांख्यिकीय स्वरूप को तो पुष्ट करते ही है, साथ में विकास की आधारशिला भी है। सामान्यतः राजस्थान को 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, जो निम्नलिखित है: मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली क्षेत्र, पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, हाड़ प्रदेश। राजस्थान के पश्चिम में विस्तृत एक विशाल मरुस्थल न केवल राज्य का अपितु संपूर्ण भारत का एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल अर्थात थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इस प्रदेश का विस्तार मरुस्थल का विस्तार 25 डिग्री से उत्तरी से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 59 डिग्री 30 पूर्वी से 70 डिग्री 45 पूर्वी देशांतर के मध्य है। अरावली पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में यह प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश 300 मिलीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र पर फैला बालू का विशाल क्षेत्र है। इसके अंतर्गत राज्य के बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ जिले पूर्ण मरुस्थल तथा जालौर, पाली, नागौर, झुंझुनू, सीकर जिले अर्धमरुस्थलीय है। प्राकृतिक व मानवीय विविधता के कारण इस प्रदेश को क्रमशः मरुस्थलीय, नहरी मरुस्थल, बागड़ प्रदेश आदि में विभक्त किया गया जाता है। मरुस्थल का उद्भव। राजस्थान के मरुस्थल की उत्पत्ति के विषय में भूगर्भ वेत्ताओं की मतों में भिन्नता है। कुछ विद्वान ये स्वीकार करते हैं कि जहाँ आज मरुस्थल है वहाँ पूर्व में उपजाऊ वन आच्छादित आर्द्र प्रदेश था, जो कालांतर भूगर्भिक परिवर्तनों से शुष्क मरुभूमि में परिवर्तित हो गया। भूगर्भिक प्रमाण स्पष्ट दर्शाते हैं कि परमो कार्बोनिफेरस काल में पश्चिमी राजस्थान का विस्तृत समुद्र था। जुरेसिक, क्रिटेशियस और इयोसीन भूगर्भिक युगों में यह क्षेत्र समुद्र के नीचे या था और धीरे धीरे वहाँ से समुद्र खिसकने लगा। तत्पश्चात प्लीस्टोसीन काल में यहाँ मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ, जो क्रमशः विस्तृत हो गया और मानवीय क्रियाकलापों ने इसे मरुस्थलीय क्षेत्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फलस्वरूप ईसा पूर्व 4000 से 1000 वर्ष के मध्य इस क्षेत्र में पूर्ण मरुस्थलीय दशा का विकास हो गया। यहाँ विद्यमान खारे पानी की झीलों का समुद्र का अवशेष माना जाता है। सर सिरिल फोक्स के अनुसार मरुस्थल का दक्षिण पश्चिमी एवं हिंद का निचली घाटी वाला भाग अपर टर्शियरी युग तथा समुद्र के नीचे रहा। यह तथ्य यहाँ पाई जाने वाली चट्टानों में प्राप्त समुद्री जीवाश्म से स्पष्ट होता है। वेलेंड फोर्ड ने भी इस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं। वेलेंड फोर्ड के अनुसार समुद्र के निरंतर पीछे हटने के परिणाम स्वरूप सिकुड़न क्रिया से उत्थित समुद्र तलीन ने मरुस्थलीय क्षेत्र को जन्म दिया, जिसका प्रमाण इस क्षेत्र की लवणीय क्षेत्र जिले है। कच्छ की दलदली भाग भी इसी का अवशेष है। एक अन्य विचार के अनुसार निरंतर हवा के बहाते होने वाले बहुप्रवाह भी इसका कारण माना जाता है। वास्तव में थार मरुस्थल का बालू का विशाल क्षेत्र है। यहाँ बालू का उद्गम एवं विस्तार निम्न कारण है। चट्टानों के निरंतर अपसारण के फलस्वरूप बालू का उद्भव हुआ। यह क्रिया हजारों वर्ष से अनवरत रूप से चली रही है और आज भी जारी है। वायु द्वारा उड़ाकर लाना अर्थात वायुड़ स्रोत इसका एक प्रमुख कारण है। दक्षिण पश्चिम मानसून हवाएं विशेषतः कच्छ के रण से विशाल यात्राएं बालू उड़ाकर लाती है। ब्रूस फुटे के अनुसार मोहनों के प्राचीन तट वर्तमान भूगर्भिक काल में भी सिंधु घाटी और लूनी बेसिन के उत्तर पूर्व में लंबी दूरी तक विस्तृत थे। राजस्थान के मरुस्थल से संबंध में यह सत्य है कि वहाँ पहले सरस्वती नदी का प्रवाह था। इसके तट पर अनेक आदिवास थे और यह क्षेत्र वनस्पति से युक्त था। कालांतर में वर्षा की कमी, गर्मी तथा शुष्कता में वृद्धि और उनमें प्राकृतिक कारणों से यह क्षेत्र मरुभूमि परिवर्तित होता गया। सरस्वती नदी सूखती गई और इसके साथ ही तटवर्ती आदिवास भी गुजरते गए। विद्वानों के अनुसार वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले से गुजरने वाले गंगा के तल वास्तव में अरावली सरस्वती अवशेष है। राजस्थान के थार मरुस्थल के संबंध में ये माना जाता है कि इसकी वृद्धि के लिए मानवीय कारक भी उत्तरदायी है। इसमें प्रमुख है वनस्पति का काटना और अनियंत्रित पशुचारण।
वनस्पति अपनी जड़ों के माध्यम से मिट्टी को संगठित कर रखती है और जैसे जैसे वनस्पति काटी जाती है मिट्टी असंगठित हो रेत में मिल जाती है और हवा के साथ उड़ने लगती है। इस प्रकार अनियंत्रित पशुचारण से अर्थात पशुओं के खुरे से मिट्टी कटती जाती है और निरंतर ये प्रक्रिया चलने से मिट्टी रेत में मिल जाती है। पशुचारण पशु प्रदेशों का प्रमुख उद्यम रहा है और आज भी यह मरुस्थलीकरण का एक कारण है। प्राकृतिक स्वरूप मरुस्थलीय प्रदेश राज्य का ही नहीं अपितु भारत का एक विशिष्ट प्राकृतिक प्रदेश है जो यहाँ की ऊंचाई उच्च स्वरूप जलवायु प्राकृतिक वनस्पति मृदा आदि विशेषताओं से स्पष्ट परिलक्षित होती है। धरातल अथवा उच्च की दृष्टि यह प्रदेश एक विशाल रेत का सागर है जहाँ दूर दूर तक बालू का स्तूप एवं रेत को सागर लहराता रहता है। यद्यपि कई कई चट्टानी क्षेत्र भी दृष्टिगत होते हैं अतः इस मरुस्थल को रेतीला मरुस्थल एवं पथरीला मरुस्थल दो भागों में विभक्त किया जा सकता है। रेतीला मरुस्थल का विस्तार संपूर्ण क्षेत्र के लगभग 25% क्षेत्र पर है। इस देश की विशिष्ट हुआकृति बालू का स्तूप है जो विविध रूपों में विस्तृत है। यहाँ के बालू का स्तूपों में अर्धचंद्राकार गठानुप्रस्थ एवं देशांतरी बालू का स्तूप है। ये बालू का स्तूप अति छोटे से 100 से 200 मीटर की चौड़ाई और 10 से 20 मीटर से अधिकतम 4 मीटर की ऊंचाई तक देखी जा सकती है। ये बालू का स्तूप स्थानांतरित होते रहते हैं तथा इनके स्वरूप में भी परिवर्तन आता रहता है। इसके विपरीत पथरीला मरुस्थल जैसे में बीकानेर के उत्तरी भाग तथा जोधपुर के फलोदी तहसील के कुछ भागों में स्थित है। यह बालुआ और चूने के पत्थर के शेल है जिनका उपयोग स्थानीय इमारती पत्थर के रूप में किया जाता है। मरुस्थल प्रदेश के उत्तरी भाग तथा हनुमानगढ़ गंगानगर जिलों में स्थित खरका मैदान एक विशिष्ट प्राकृतिक प्रदेश है। यह गंगा नदी का उत्तल है जिसे अमृत नदी कहा जाता है किंतु वर्षा काल में इसमें न केवल जल प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ आ जाती है। जलवायु की दृष्टि से यह प्रदेश उष्ण मरुस्थलीय जलवायु वाला है। यहाँ उच्चतम तापमान ग्रीष्मकाल में तथा शीतकाल के पर्याप्त ठंडा होता है। दैनिक तापमान अधिक होने के कारण यह विस्तृत रेत जो शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडी हो जाती है। ये प्रदेश भारत के उष्णतम प्रदेशों में से है। गर्मी में यहाँ अधिकांशतः 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होता है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है जबकि शीत ऋतु में औसत तापमान 12 डिग्री सेंटीग्रेड से 7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। किंतु चूरू गंगानगर में यह है 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड रहता होता है जो कभी कभी जमाव बिंदु अर्थात 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। जुलाई से सितंबर तक के महीने आर्द्र होते हैं जबकि सापेक्षिक आर्द्रता 55% से 70% तक रहती है। मई जून में ये 30% रह जाती है। ग्रीष्मकाल में धूल भरी आंधी चलना यह सामान्य है। इस प्रदेश में वर्षा का औसत बीकानेर में 30 सेंटीमीटर, बाड़मेर में 15 सेंटीमीटर, जोधपुर में 35 सेंटीमीटर, जैसलमेर में 10 सेंटीमीटर रहता है। यह वर्षा जुलाई सितंबर के मध्य होती है। शीतकाल में पश्चिमी चक्रवातों से यहाँ कुछ वर्षा हो जाती है जिसे मावठ कहते हैं। कभी कभी मरुस्थलीय प्रदेशों में पश्चिमी चक्रवातों से कुछ वर्षा होती है जिससे यहाँ तक की बाढ़ भी आ जाती है। वनस्पति की दृष्टि से मरुस्थलीय वनस्पति ही यही यहाँ प्रधानता होती है जो कम वर्षा और उच्चतम तापमान में अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ है। यहाँ छोटे पौधे कटीली झाड़ियों के अतिरिक्त बहुत बबूल, खेजड़ी, चीकर, नागफणी आदि पाई जाती है। यहाँ पाई जाने वाली घास में सीवंत एवं तुड़ीगम प्रमुख है। मरुस्थल के जिन भागों में जल उपलब्ध हो रहा है वहाँ रोपित वनस्पति से पर्यावरण परिदृश्य में परिवर्तन आ रहा है। मृदा इस प्रदेश की मृदा उपजाऊ है किंतु यह तभी संभव होता है जब इससे जल उपलब्ध होता है। यहाँ समृद्ध मिट्टियाँ है जिनका निर्माण वायु एवं अन्य उत्पादन एवं अपक्षय से हुआ है तथा हवा द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा कर दी गई है। इसमें समुद्री प्रदेशों से उड़ाकर लाई गई मृदा भी शामिल है। घग्गर प्रदेश में जलोढ़ मृदा है। इस प्रकार लूनी बेसिन में भी जलोढ़ मृदा है। यहाँ की मृदा में जैविक पदार्थ की कमी और लवणता अधिक है। गंगानगर क्षेत्र में काफी मिट्टी है जबकि बाढ़ में जिसमें बीकानेर और नागौर में लवणीय मृदा की प्रधानता है। आर्थिक प्रारूप राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश में प्राकृतिक बाधाओं के होते हुए भी आर्थिक विकास की और यह प्रदेश अग्रसर है। यहाँ कृषि, पशुपालन, खनिज उद्योग, परिवहन एवं विपणन का विकास कर्मणी रूप से हो रहा है। कृषि का विकास मरुस्थलीय प्रदेश में सीमित है। अधिकांशतः जहाँ कहीं वर्षा हो जाती है वहाँ बाजरा, चना, मोट, मूंग आदि की फसल हो जाती है और वर्षा न होने से अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। किंतु इस स्थिति में अब परिवर्तन आ रहा है विशेषकर जहाँ नहरी सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। नहर के पश्चात इंदिरा गांधी नहर एवं भाखड़ा नहर ने गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को राज्य के अग्रणी कृषि उत्पादक जिलों में बदल दिया है। यह स्थिति बीकानेर जिले में और जैसलमेर में भी प्रारंभ हो चुकी है। आज मरुस्थल का उत्तरी पूर्वी सिंचित क्षेत्र गेहूं, गन्ना, कपास, तिलहन, दलहन आदि के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। लूनी बेसिन में भी जवायु बांध में सिंचाई द्वारा कृषि होती है। इसी के साथ ट्यूबवेल द्वारा भी अनेक भागों में सिंचाई हो रही है। असिंचित प्रदेश में आदि बाजरा प्रमुख फसल है। पशुपालन की दृष्टि से मरुस्थलीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है और वास्तव में पशु यहाँ की संपदा है जिस पर यहाँ के निवासियों का जीवन यापन होता है। विपरीत प्राकृतिक परिस्थितियों में भी यह क्षेत्र पशुपालन हेतु विख्यात है। ऊँट यहाँ क्या प्रमुख पशु है। इसका मरुपारिस्थितिकी से पूर्ण सामंजस्य है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, चूरू ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है। गाय एवं बैलों की यहाँ उत्तम नस्लें पाई जाती है। बाड़मेर में कांकरेज, जैसलमेर में थारपारकर, बीकानेर गंगानगर में राठी, बीकानेर गंगानगर में राठी नस्ल की गाय दूध के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर दूध उद्योग का प्रमुख केंद्र है। बैलों के लिए नागौर संपूर्ण देश में विख्यात है। भेड़ पालन तथा बकरी पालन यह अधिकता से होता है क्योंकि ये दोनों जानवर कटिया, घास एवं किसी प्रकार की वनस्पति पर जीवित रह सकते हैं। भेड़ों से यहाँ ऊन उद्योग विकसित हुआ है। बीकानेर इसका प्रमुख केंद्र है ऊन उद्योग का, जबकि बकरियां मांस के लिए अधिक पाली जाती है। खनिज संपदा इस प्रदेश में अनेक प्रकार की खनिज उपलब्ध है जिसमें प्रमुख भंडार बीकानेर के जाबसर, ढूंढकंसर, नागौर, जोधपुर, हनुमानगढ़ में है। लिग्नाइट कोयले का भंडार बीकानेर के पलाना क्षेत्र में है। संगमरमर, मकराना, पलवस्तर में टंगस्टन, नागौर के डेगाना में चूने का पत्थर, सोजत, गोटन, अटवाड़ा में डोलोमाइट, सिक्कर, जोधपुर में तांबड़ा, सिक्कर के महवा, बागेश्वर में मुल्तानी मिट्टी, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में उपलब्ध है। हाल में जैसलमेर जिले में तेल एवं गैस भंडार का पता चला है तथा तन्नौट और रामगढ़ में 4 कोस से गैस के भंडार मिले हैं। यहाँ खनिज तेल और गैस का उत्पादन प्रारंभ हो गया है। अन्य क्षेत्रों में भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अनुसंधान जारी है तथा इसके परिणाम निकलने की संभावना है। औद्योगिक दृष्टि से मरुस्थलीय प्रदेश पिछड़ा हुआ है। अधिकांशतः मध्यम श्रेणी के उद्योग एवं लघु उद्योग ही यहाँ विकसित हुए हैं। ऊन उद्योग, कालीन, नमदे, वस्त्र की छपाई,
जुतिया बनाना कसीदाकारी आदि प्रमुख कुटीर उद्योग है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, गंगानगर, हनुमानगढ़, खेतड़ी, सीकर प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। गंगानगर, हनुमानगढ़, पाली जिले में सूती वस्त्र एवं कपास जिनिंग प्रेसिंग मिले है। ऊनी वस्त्र उद्योग जोधपुर, बीकानेर, चूरू, नवलगढ़ में है। चीनी की राज्य सरकार की मिल गंगानगर में है, जिसके साथ डिस्टिलरी भी है। तेल मिल अनेक स्थानों पर है। नाग उद्योग बीकाना, सांबर, कुचामन, सुजानगढ़ में केंद्रित है। मकराना संगमरमर उद्योग का केंद्र है। सामान्यतः यह प्रदेश औद्योगिक दृष्टि से विकसित नहीं है, किंतु भविष्य में विकास की पर्याप्त संभावनाएं है। परिवहन का विकास इस प्रदेश में मुख्यतः समुद्र तट के पश्चात ही हुआ है। इस प्रदेश के प्रमुख रेल मार्ग बीकानेर, जोधपुर, पाली, मारवाड़, जोधपुर, मेरठा, फुलेरा, दिल्ली, बीकानेर, रतनगढ़, चूरू, दिल्ली, जोधपुर, बीकानेर, सूरतगढ़, हनुमानगढ़, बठिंडा मार्ग, सूरतगढ़, अनूपगढ़, जोधपुर, जयपुर, सहमतिपुर, कोटा, जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, अहमदाबाद, बाड़मेर, मुनाबाव रेल मारवाड़, अहमदाबाद। सड़क परिवहन का पर्याप्त विकास विगत 50 वर्षों में हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 गंगानगर से बीकानेर, बालोतरा, बाड़मेर होते हुए गुजरात के कांडा तक चला गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 प्रमुख सड़क मार्गों में जोधपुर अहमदाबाद सड़क मार्ग, जोधपुर बीकानेर, बीकानेर गंगानगर, जोधपुर पाली, सिरोही, रतनगढ़, नागौर, जोधपुर गंगानगर, हनुमानगढ़, सरदार शहर आदि है। जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत सड़क मार्गों का विकास किया गया। वर्तमान में संपूर्ण प्रदेश सड़क मार्गों से संयुक्त है और सभी नगर एवं कस्बे तथा बड़े ग्रामों सड़कों से जुड़े हुए हैं। वायु परिवहन की नियमित सुविधा केवल जोधपुर नगर में है, जो दिल्ली, जयपुर, मुंबई से वायु सेवा द्वारा जुड़ा हुआ है। जनसंख्या राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश अपेक्षाकृत कम जनसंख्या को परिसर देता है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक परिस्थिति कठोर है। यहाँ तथा आर्थिक विकास भी अपेक्षाकृत कम है, किंतु यहाँ के निवासी कठोर परिश्रम से अपना जीवन यापन करते हैं और उन्होंने विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र जैसे मारवाड़, बागड़, शेखावटी आदि का विकास किया है। इस प्रदेश में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जोधपुर जिले की जनसंख्या सबसे अधिक 36.85 लाख अंकित की गई है। इसके पश्चात नागौर जिले की 33.09 लाख तथा सीकर की 26.27 लाख जनसंख्या थी। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर जिले की 6.72 लाख अंकित की गई। संपूर्ण मरुस्थलीय प्रदेश के वर्ष 2001 में राज्य की 39.84% जनसंख्या निवास करना पाया गया है। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से सर्वाधिक जिले में 361 व्यक्ति प्रति व्यक्ति किलोमीटर है, जबकि सबसे कम जैसलमेर जिले में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है, जो राज्य का न्यूनतम है। जोधपुर इस प्रदेश का सबसे बड़ा नगर है। अन्य प्रमुख नगर है बीकानेर, गंगानगर, पाली, सीकर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। इस क्षेत्र के अन्य नगर बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, नागौर, रतनगढ़, बालोतरा, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, पिलानी, स्टैंडगढ़, सरदार शहर है। मरुस्थलीय प्रदेश के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य का यह क्षेत्र प्राकृतिक कठिनाई से युक्त है, किंतु यहाँ की निवासी कर्मठ एवं परिश्रमी है और सदियों से यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। आर्थिक विकास सीमित हुआ है, किंतु इस दिशा में निरंतर प्रगति हो रही है। विशेषकर नहर द्वारा सिंचाई के विस्तार ने मरुभूमि के विस्तृत भाग को हरा भरा बना दिया है। कृषि पशुपालन उद्योग आज विकसित हो रहे हैं। पर्यटन उद्योग में यहाँ निरंतर वृद्धि हो रही है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर के पर्यटन स्थल विदेशी आकर्षण के प्रमुख केंद्र है। निसंदेह इस प्रदेश के विकास की पर्याप्त संभावनाएं है। अरावली प्रदेश भौगोलिक दृष्टि से अरावली राजस्थान का विशेष प्रदेश है, जिसे पर्वतीय प्रदेश भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला विस्तृत है। राज्य के मध्य में कर्णवत, दक्षिण पश्चिम में उत्तर पूर्व की ओर विस्तृत अरावली पर्वत श्रेणी विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से है। अरावली की पहाड़ियों ने राजस्थान को यहाँ एक प्राकृतिक विशिष्टता प्रदान की है, वही दूसरी ओर यहाँ के आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास को भी प्रभावित किया है। इसके अंतर्गत राजस्थान की सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर, दौसा, अलवर जिले मुख्यतः सम्मिलित है, किंतु इनकी शाखा एवं प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए रंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले भी सम्मिलित कर लिए जाते हैं। सीकर और झुंझुनू जिले कुछ तहसीलें भी इसमें सम्मिलित की जाती है। ये संपूर्ण प्रदेश मात्र एक भौगोलिक प्रदेश ही नहीं, अपितु योजना प्रदेश है, जिसके विकास हेतु विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। प्राकृतिक भू आकृति की दृष्टि से अरावली श्रेणियां भारत में विशिष्ट है। अरावली श्रेणियां गुजरात के मैदान से प्रारंभ होकर दिल्ली तक, राजस्थान के मध्य से कर्णवत, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक लगभग 700 किलोमीटर लंबा में फैली हुई है। भूगर्भीय संरचना की दृष्टि से अरावली पर्वत श्रेणियां पूरी कैंपियन शैली से संबंधित है, जिन्हें दिल्ली क्रम और अरावली क्रम के अंतर्गत वर्णित किया जाता है। अरावली श्रेणी को प्रमुख 3 उपप्रदेश में विभाजित किया जाता है: दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली क्षेत्र वास्तव में मुख्य अरावली है। इस भाग में पर्वत श्रेणी का विस्तार 100 किलोमीटर से चौड़ाई तक हो गया है, तथा 4 मीटर है। दक्षिणी अरावली प्रदेश में 8 से 10 श्रेणियों का समांतर विस्तार है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र ऊंचाई में कम हो जाते हैं तथा वे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और पूर्वी इधर की पहाड़ियों में बदल जाते हैं। माउंट आबू के क्षेत्र में पर्वत श्रेणियां सघन है। यहाँ पर अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 22 मीटर है। यहाँ की अन्य श्रेणियां शेर 1093 मीटर, असलगढ़ 1380, रेलवाड़ा 1442 और आबू 1225 मीटर है। उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में सर्वोच्च शिखर उदयपुर राजसमंद शिखर जरगा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 104 मीटर है। यहाँ की अन्य श्रेणियां कुंभलगढ़, लीलागढ़ दक्षिण अरावली की अन्य श्रेणियां कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी, कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी दक्षिण अरावली प्रमुख श्रेणियां है। कुंभलगढ़, नागपानी, लीलागढ़, कमलानाथ की पहाड़ियां, सज्जनगढ़ आदि दक्षिणी अरावली प्रमुख श्रेणियां है। कमलानाथ की पहाड़ी, कुंभलगढ़, लीलागढ़, नागपानी, कमलानाथ की सज्जनगढ़। नक्की झील माउंट आबू पर स्थित प्राकृतिक झील है। उदयपुर के निकट स्थित भी पिछोला, फतेहसागर, जैसलमेर जिले है। इन श्रेणियों में ग्रेनाइट की प्रधानता के साथ साथ दहली और अरावली कार्डियाइट की भी प्रधानता है। इस प्रदेश का अफवाह तंत्र समांतर और दक्षिणवर्ती है, जो बनास, साबरमती, पामरी, बाखल नदियों द्वारा दक्षिण पूर्व में गोमती और सोम नदियां है। दक्षिणी अरावली प्रदेश का अफवाह तंत्र समांतर और दक्षिणवर्ती है, जो बनास, साबरमती, पामरी, बाखल, बनास, साबरमती, पामरी, बाखल, अरावली प्रदेश का साबरमती, बनास, पामरी, बाखल नदियों द्वारा तथा दक्षिण पूर्व में गोमती, दक्षिण पूर्व में गोमती और सोम नदियां है। मध्य अरावली का विस्तार उदयपुर, राजसमंद, अजमेर जिले में है। उदयपुर, राजसमंद और अजमेर जिले में मध्य अरावली का विस्तार है। इस मध्य अरावली में पहाड़ियों की औसत ऊंचाई 700 मीटर है, किंतु घाटियों 550 मीटर ऊंची है। मध्य अरावली में श्रेणियां लगभग 30 किलोमीटर चौड़ी और 100 किलोमीटर तक विस्तृत है। अजमेर के निकट तारगढ़ की ऊंचाई 870 मीटर और पश्चिम में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणी नाग पहाड़ी है। मध्य अरावली का क्षेत्र है। इस भाग में मध्य अरावली भाग में अरावली की औसत ऊंचाई 700 मीटर है। अजमेर और नसीराबाद के मध्य की श्रेणियां जल विभाजक का कार्य करती है। अजमेर और नसीराबाद के मध्य की जल श्रेणी जल विभाजक का काम करती है। ब्यावर तहसील के 4 दर्रे बार, पखेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट है। ब्यावर तहसील के 4 दर्रे बार, पखेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट। ब्यावर तहसील के 4 दर्रे बार, शिवपुर, बार, पखेरिया, शिवपुर और सूरा घाट है। उत्तरी अरावली का विस्तार सांभर से उत्तर पूर्व को है।
इसमें शेखावाटी की पहाड़ियाँ, तोरावाटी की पहाड़ियाँ तथा जैसे में जयपुर और अलवर की पहाड़ी सम्मिलित है। उत्तरी अरावली क्षेत्र की समस्त श्रेणियां अपवर्तित है। उत्तरी अरावली में प्रमुख पर्वत श्रेणियां है जयगढ़ 648 मीटर, उत्तरी अरावली क्षेत्र में नाहरगढ़ 599 मीटर, उत्तरी अरावली में भानगढ़, केवल में ये भानगढ़, सिरावास, अलवर किला उत्तरी अरावली की प्रमुख श्रेणियां, भानगढ़, सिरावास और अलवर किला उत्तरी अरावली की प्रमुख श्रेणियां है। भानगढ़, सिरावास और अलवर किला उत्तरी अरावली की प्रमुख श्रेणियां है। बाणगंगा धुंध और बांडी नदियां, बाणगंगा धुंध और बांडी नदियां प्रमुख है। उत्तरी अरावली में बाणगंगा धुंध और बांडी नदी यह प्रमुख है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में बाणगंगा धुंध और बांडी नदियां प्रमुख है, जो बनास नदी की सहायक है। बाणगंगा धुंध और बांडी नदी जो बनास की सहायक नदी उत्तरी अरावली प्रमुख नदी है। जलवायु, उत्तरी अरावली की जलवायु, अरावली प्रदेश की जलवायु अति विशिष्ट है। इसके एक और शुष्क मरुस्थल है तो दूसरी ओर वर्षा युक्त प्रदेश। इसी कारण इसके पश्चिम भाग में शुष्क जलवायु से है तो पूर्वी भाग में आर्द्र जलवायु। ऊंचाई का प्रभाव भी जलवायु पर है। यद्यपि अरावली पर्वत श्रृंखला अधिक ऊंचाई की नहीं है, किंतु माउंट आबू ग्रीष्म में भी यहाँ मौसम के कारण जलवायु है। माउंट आबू ग्रीष्म में मौसम के कारण प्रभाव केंद्र है। तापमान दक्षिण अरावली, मध्य अरावली एवं उत्तरी अरावली में भिन्न रहता है। यह ग्रीष्म में 28 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत ऋतु में 10 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड में रहता है। प्रदेश के दक्षिणी भागों में 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, जबकि मध्य एवं उत्तरी भाग 40 से 80 मीटर तक होती है। प्राकृतिक वनस्पति, अरावली प्रदेश की वनस्पति अरावली पर्वतमाला को परिचय दे रही है, प्राकृतिक वनस्पति को परिचय दे रही है। किंतु दुर्भाग्य से विगत कुछ वर्षों में हुई अंधाधुंध वर्षा की कटाई से अब अनेक श्रेणियां वर्षाविहीन हो गई है। इस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन है। अरावली प्रदेश में उष्णकटिबंधीय है, जिनमें धोकड़ा, बरगद, गुल्लर, खेर, धोकड़ा, बरगद, गुल्लर, खेर, आम, जामुन, बीस, बांस, दाऊ, शीरीष, बेल, रोहिड़ा आदि पाई जाती है। वर्तमान में सिरोही जिले का माउंट आबू पर्वत क्षेत्र पर्याप्त सघन वनस्पति से युक्त है। अरावली क्षेत्र की मृदा की विविधता इस प्रदेश में अधिक है। यह अरावली प्रदेश में भूरी रेतीली कच्छारी मिट्टी, अलवर क्षेत्र में है तो जयपुर मालपुरा क्षेत्र में कच्छारी मिट्टी है। लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र अजमेर पश्चिम भीलवाड़ा, लाल पीली मिट्टी का क्षेत्र अजमेर पश्चिमी भीलवाड़ा, पश्चिमी उदयपुर और सिरोही है। जबकि डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा की प्रधानता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा की प्रधानता है। मिश्रित लाल काली मृदा, डूंगरपुर बांसवाड़ा में लाल लोमी मृदा की प्रधानता है। मिश्रित लाल काली मृदा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर जिलों के कुछ भागों में पाई जाती है। मिश्रित लाल काली मृदा बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों के कुछ भागों में है। पर्वतीय डालों पर मृदा नगण्य है, किंतु निचले डाल तथा घाटियों में उपजाऊ मिट्टी होने से कृषि की दृष्टि से उत्तम है। इसी कारण पर्वतीय प्रदेश में से होते हुए भी यहाँ के अनेक क्षेत्र उत्तम कृषि क्षेत्र है। आर्थिक प्रारूप, अरावली पर्वत में यद्यपि अरावली प्रदेश की अधिकांश भूमि पहाड़ी है, किंतु फिर भी यहाँ के 44% भूभाग पर कृषि की जाती है। अरावली प्रदेश की 44% भूभाग पर कृषि की जाती है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार सीमित है, ऊंचाई कम है तथा श्रृंखला अनवरत नहीं है और उसमें अन्य घाटी और पदी मैदान है। अलवर जयपुर दौसा क्षेत्र में गेहूं, चना, बाजरा, तिलहन एवं दालों की कृषि की जाती है। अलवर जयपुर दौसा क्षेत्र में गेहूं, चना, बाजरा, तिलहन एवं दालों की कृषि की जाती है। अजमेर में ज्वार, गेहूं और तिलहन तथा उदयपुर भीलवाड़ा में मक्का, गेहूं, तिलहन की प्रधानता है। इसके साथ गन्ना, जौ, मूंगफली, तंबाकू, सरसों, चना, कपास आदि की कृषि की जाती है। यह माही डैम के बन जाने से बांसवाड़ा के विस्तृत क्षेत्र में गेहूं, गन्ना, कपास, मूंगफली आदि की खेती की जाती है। दक्षिणी अरावली क्षेत्र में अधिक वर्षा होने से अनेक स्थानों पर चावल भी उत्पादित होता है। प्रदेश में सिंचाई का मुख्य साधन कुआं है। यहाँ जल स्तर 10 से 15 मीटर के मध्य होता है। इसी के साथ नलकूपों का भी प्रयोग भी होने लगा है। माही जाखम ओराई अडवान सिंचाई योजनाओं से सिंचाई क्षेत्र में पर्याप्त वृद्धि हुई है। खनिज संसाधनों की दृष्टि से अरावली प्रदेश राजस्थान का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, क्योंकि यह अरावली क्षेत्र प्राचीन सेलों वाला प्रदेश है जो अनेक प्रकार के धात्विक एवं बहुमूल्य अधात्विक खनिजों से युक्त है। राजस्थान के वर्तमान खनिज उत्पादनों का लगभग 70% इसी प्रदेश में होता है। यहाँ उपलब्ध खनिजों में सीसा, जस्ता, लोहा, आइसक, बेरिलियम, तांबा, अब्रक, पन्ना, मैंगनीज, एस्बेस्टस, संगमरमर, ग्रेनाइट आदि प्रमुख। उदयपुर की जावर खाने, राजपुर दरिबा, भीलवाड़ा की अगुजा, डूंगरपुर की धुधरा, भीलवाड़ा के अगुचा, उदयपुर की जावर खाने ने पूरा दरिबा, भीलवाड़ा की अगुचा, डूंगरपुर की धुधरा मांडी में सीसा एवं जस्ता के भंडार है। डूंगरपुर की धुधरा मांडी में सीसा जस्ता के भंडार है। लोहा मोरिया बानोल, नीमला, डाबला, सिंगाला, जिनका थाना नाथरा की पाल में उपलब्ध है। बेरिलियम उदयपुर जयपुर भीलवाड़ा के पूर्व में सीमित मात्रा में है। अब्रक का विशाल भंडार भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर जिलों में है। अब्रक का विशाल भंडार। एस्बेस्टस उदयपुर, डूंगरपुर, अजमेर जिला में उत्पादित होता है। एस्बेस्टस उदयपुर, डूंगरपुर और अजमेर जिले में उत्पादित होता है। मैग्नीज बांसवाड़ा और उदयपुर में उपलब्ध है। पन्ना, कालागुमान, हिरवी और गोगुंदा, उदयपुर में तथा बेराइट्स अलवर में है। संपूर्ण अरावली में भवन निर्माण हेतु उत्तम प्रकार का पत्थर मिलता है, किंतु यदि इसकी अनियंत्रित खुदाई होती रही तो अनेक पहाड़ियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रदेश में उपलब्ध अनेक अन्य खनिजों में फेल्सपार, कांच, बालूका, चीनी मिट्टी, डोलामाइट, यूरेनियम, तांबा, चूने का पत्थर, स्लेट आदि है। कहा जा सकता है कि अरावली प्रदेश खनिजों की दृष्टि से एक समृद्ध प्रदेश है। उद्योगों का विकास इस प्रदेश में पर्याप्त हुआ है, क्योंकि यहाँ औद्योगिक कच्चे माल उपलब्ध है। ऊर्जा जल के साथ साथ विपणन हेतु बाजार भी राज्य में और राज्य से बाहर है। इस प्रदेश में अनेक औद्योगिक क्षेत्र जिनमें प्रमुख है अलवर, भिवाड़ी, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा एवं उदयपुर। इसके अतिरिक्त ब्यावर, मकराना, फुलेरा, किशनगढ़, चित्तौड़गढ़, झांबर, सीकर, निम्बाहेड़ा, भोपाल, सागर आदि नगर भी कतिपय उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। अलवर क्षेत्र में सिंथेटिक फाइबर, रसायन, स्टील, स्कूटर, वनस्पति तेल, दाल मिल आदि विकसित हुई है। भिवाड़ी को राज्य सरकार ने विशेष रूप से औद्योगिक केंद्र की स्थापना हेतु चुना है। जयपुर औद्योगिक क्षेत्र में इंजीनियरिंग, विद्युत यंत्र, मीटर, स्पिनिंग और वीविंग मिल, बॉल बेयरिंग उद्योग आदि का विकास हुआ है। अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स, रेलवे वर्कशॉप के अतिरिक्त अनेक
मध्यम श्रेणी के उद्योग है। भीलवाड़ा राज्य का प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनता जा रहा है। यहाँ सूती वस्त्र होजरी भीलवाड़ा में सूती वस्त्र होजरी सिंथेटिक फाइबर वनस्पति की दाल मिल ऊनी वस्त्र आदि के कारखाने हैं। चित्तौड़गढ़ और निम्बाहेड़ा में सीमेंट के कारखाने। भोपाल शहर में चीनी मिल है। उदयपुर में औद्योगिक क्षेत्र में कपास कताई रसायन डिस्टिलरी मशीन उद्योग आदि विकसित हुए। देबारी स्थित जिंक स्मेल्टर न केवल राज्य अपितु भारत का एक प्रमुख प्लांट है। स्पष्ट है कि इस प्रदेश में औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो रहा है और भविष्य में इसके और अधिक विकसित होने की संभावना है। परिवहन का विकास अरावली प्रदेश में अलग अच्छा हुआ है। यद्यपि पर्वतीय प्रदेश है, किंतु इसकी राज्य में मध्यवर्ती स्थिति के कारण यहाँ रेल एवं सड़क परिवहन की सुविधा पर्याप्त है। अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, प्रयागराज, फुलेरा, दौसा, गंगापुर, चित्तौड़गढ़ आदि रेल मार्गों की सुविधा से युक्त है। राज्य की राजधानी होने से जयपुर रेल मार्ग से दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, आगरा और देश के अन्य प्रमुख नगरों तथा राज्य के अन्य भागों से जुड़ा हुआ है। अजमेर न केवल रेल मार्गों की सुविधा रखता है, अपितु यहाँ का रेल मार्ग सेवा महत्वपूर्ण है। सड़क परिवहन की यहाँ उत्तम सुविधा है। इस प्रदेश से राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8 जयपुर, अजमेर, राजमहल, उदयपुर होता हुआ गुजरता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 हैदराबाद से दौसा, जयपुर, सीकर होता हुआ बीकानेर तक जाता है। अन्य प्रमुख मार्गों में अजमेर, कोटा, जयपुर, अलवर, जयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, जयपुर आदि के अतिरिक्त प्रत्येक जिले में सड़क मार्गों पर पर्याप्त विकास हुआ है। जयपुर और उदयपुर में नियमित वायु सेवा है। जयपुर का हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। यहाँ से जयपुर के हवाई अड्डे से दिल्ली, जोधपुर, उदयपुर, मुंबई को नियमित सेवा है। जयपुर तथा उदयपुर विदेशी पर्यटकों का केंद्र है। जनसंख्या अरावली प्रदेश यद्यपि पर्वतीय प्रदेश है, किंतु पर्वतीय विस्तार सीमित चौड़ाई में होने के कारण इसमें सम्मिलित अनेक जिले सघन जनसंख्या को परिचय देते हैं। अरावली प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या 2011 में जयपुर जिले की रही, जो 66.639 लाख अंकित की गई है। जयपुर जिले के पश्चात अलवर जिले की 36.719 लाख, अजमेर जिले की 25.849 लाख तथा भीलवाड़ा जिले की 24.104 लाख रही। उस प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला अरावली क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला 2011 के अनुसार प्रतापगढ़ था, जिसकी जनसंख्या 8.68 लाख अंकित की गई है। जयपुर जिले में वर्ष 2011 में जनसंख्या घनत्व 598 रहा, जबकि दौसा में 476, अलवर में 438, अजमेर जिले में 305 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। सिरोही जिले में इस प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व 202 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अंकित किया गया। अरावली प्रदेश में सम्मिलित कुछ जिलों में अनुसूचित जनजाति की बहुलता है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत वर्ष 2001 में 73.47 एवं 65.84% है। उदयपुर में यह प्रतिशत 36.79 है। जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत। राजस्थान के मैदानी प्रदेश को पूर्व मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि अधिकांश ये राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। पूर्वी मैदान राजस्थान का विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है। इसमें धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर के अतिरिक्त 9 जिले सम्मिलित है। यह संपूर्ण प्रदेश नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। इसमें बनास बेसिन, यमुनांतर प्रदेश एवं उत्तरी चंबल बेसिन सम्मिलित है। प्राकृतिक स्वरूप इस प्रदेश का पूर्वी मैदान का प्राकृतिक स्वरूप भूआकृतिक स्वरूप विविधता से युक्त है। प्रदेश का उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा है। पूर्वी मैदान के उत्तरी भाग में जलोढ़ मृदा है। इस पर कुछ शिष्ट और क्वार्टजाइट की एकाकी पहाड़ियां स्थित है। पूर्वी मैदान में शिष्ट और क्वार्टजाइट की एकाकी पहाड़ियां है। पूर्वी दक्षिण पूर्व में सैंडस्टोन है, जो अपर विंध्यन समूह का है। दक्षिण पूर्व में सैंडस्टोन है, जो अपर विंध्यन समूह का है। बनास बेसिन जलोढ़ मृदा से युक्त है। साथ ही देहलीकरण की सेल टोंग के निकट की पहाड़ी के रूप में है। सवाईमाधोपुर क्षेत्र में प्री अरावली विंध्यन की परतदार सेल प्रदान है। सवाईमाधोपुर क्षेत्र में प्री अरावली विंध्यन की परतदार सेल प्रदान है। रात्रि दृष्टि से यद्यपि यह प्रदेश मैदान प्रदेश किंतु सवाईमाधोपुर और धौलपुर के क्षेत्र में नीची पहाड़ियां है। उत्तरी एवं मध्य भरतपुर जिला उपजाऊ मैदान है, जो यमुना के मैदान का पश्चिमी भाग तक उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से युक्त है। इसके दक्षिण भाग में नियमित पहाड़ियां है, जिन्हें डांग कहते हैं। धौलपुर नागर के दक्षिण पश्चिम में पहाड़ियां विस्तृत है। भरतपुर के पूर्व में भी मंडहोली नाम की पहाड़ी है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 216 मीटर है। बनास बेसिन समतल मैदानी भाग है। इसके सीमावर्ती क्षेत्र में पहाड़ियां, करौली क्षेत्र में पहाड़ियां उच्च तथा सघन है तथा कटक प्रदेश है। धौलपुर एवं सवाईमाधोपुर के चंबल नदी के सहारे का क्षेत्र अत्यधिक कटाव से बिछड़ के रूप में है। सवाईमाधोपुर में रणथंभौर किला एक पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई समुद्र से 5 मीटर है। इस प्रदेश में प्रवाहित नदियों में प्रमुख पूर्वी मैदान प्रवाहित नदी प्रमुख चंबल, बाणगंगा, गंभीर, रुपारेल, पार्वती, बनास, मोरेल, मासी और सोहादरा। इन सभी नदियों एवं इनकी सारी नदियों से यह संपूर्ण प्रदेश पूर्वी प्रदेश नदी से निर्मित मैदान के रूप में है। जलवायु पूर्वी मैदान की जलवायु की दृष्टि से प्रदेश उष्ण आर्द्र है। राज्य के पूर्वोत्तर प्रदेश में होने के कारण यह प्रदेश पूर्वी मैदान में पर्याप्त वर्षा प्राप्त करता है। पूर्वी मैदान का वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेमी है, जो प्रतिवर्ष होता रहता है। संपूर्ण वर्षा का 90% जुलाई से सितंबर के मध्य होता है। पूर्वी मैदान में कभी कभी लगातार कई दिनों तक वर्षा होती रहती है। पूर्वी मैदान में ग्रीष्मकाल में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड से न्यूनतम 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि शीतकाल में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड रहता जाता है। सामान्यतः इस प्रदेश से पूर्वी मैदान प्रदेश की जलवायु सम है और ग्रीष्मकाल में धूलभरी आंधी या वर्षाकाल में मूसलाधार वर्षा और शीतकाल में सामान्य होता है। प्राकृतिक वनस्पति में पूर्वी मैदान पतझड़ वाले वनस्पतियों की प्रधानता पाई जाती है, जिसमें ढाक और खेर की प्रधानता पाई जाती है। पूर्वी मैदान में प्रदेश के दक्षिण भाग में जहाँ जंगल की भीड़ है, वही झाड़ियाँ, घास और चितरी हुई वनस्पतियाँ है। या पूर्वी मैदान टोंक क्षेत्र में तेंदू, महुआ, गुल्लर कारा, बबूल, बेर, आम, धोकड़ा की प्रधानता है। सवाईमाधोपुर क्षेत्र में भी वनों का पर्याप्त विस्तार है। यहाँ पूर्वी मैदान में तेंदू, खिड़नी, गिरजन बांस, खेजड़ा, खेर, हिंगोट आदि के वृक्ष प्रधानता से है। पूर्वी मैदान में कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक घास उगी हुई है, जिसे बीड़ कहा जाता है। डीग के निकट मंडेरा बीड़ प्रमुख है। डीग के जो निकट है मंडेरा बीड़ प्रमुख है। मृदा पूर्वी मैदान की प्रदेश की मृदा मुख्यतः जलोढ़ मृदा है। पूर्वी मैदान की जो मुख्य मृदा है वो जलोढ़ मृदा है। बनास बेसिन में चिकनी और रेतीली मिट्टी तथा घाटियों में जलोढ़ मृदा का विस्तार है। पूर्वी मैदान में काली मिट्टी भी पूर्वी मैदान प्रदेश में है। भरतपुर क्षेत्र प्रदेश में काली दोमट मृदा, भरतपुर क्षेत्र में काली दोमट मृदा, चिकनौट, भूरी मृदा, मटियार, दोमट काछार और अनुजौ रेतीली मृदा भूर का विस्तार है भरतपुर क्षेत्र में। जबकि सवाईमाधोपुर में गहरी काली, हल्की पीली एवं भूरी मृदा प्रधानता है। आर्थिक स्वरूप पूर्वी मैदान कृषि की दृष्टि से पूर्वी मैदान बहुत प्रमुख है। पर्याप्त वर्षा एवं उपयुक्त जो मिट्टी के कारण पूर्वी मैदान विभिन्न कृषि उपज का उत्पादन होता है। पूर्वी मैदान प्रदेश में उत्पादित प्रमुख फसलें गेहूं, चावल, बाजरा, सरसों, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, मूंगफली, गन्ना, तंबाकू, मिर्च आदि अनेक प्रकार के फसलें सब्जियों का उत्पादन भी यहाँ होता है। यहाँ सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। वहाँ वर्ष में दोनों फसलों बोई ली जाती है। सिंचाई हेतु पूरी प्रदेश में कुओं का प्रचलन सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त नहरों एवं तालाबों द्वारा
भी सिंचाई की जाती है। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में विभिन्न आकार के 200 बंद या बांध है। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में इनसे सीमित रूप से सिंचाई की जाती है। भरतपुर फीडर और गुड़गांव यमुना नहर से भी सिंचाई होती है। टोंक जिले में 25,000 से अधिक कुएं हैं तथा नदियों के निकट सीधे नदी के जल को हेड द्वारा खेतों में सिंचाई हेतु उपयोग किया जाता है। बिशनपुर बांध के अतिरिक्त अनेक छोटी सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से इस प्रदेश में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार हुआ है। खनिजों की दृष्टि से यह प्रदेश निर्धन है। इस प्रदेश का प्रमुख खनिज इमारती पत्थर है। इस प्रदेश में विंध्यन बालू पत्थर है, जिसका उपयोग न केवल सामान्य इमारतों में अपितु आगरा, सीकर, डीग व मथुरा के प्रसिद्ध भवनों में भी हुआ है। पूर्व मैदान में बेनास बेसिन में अभ्रक का पर्याप्त भंडार है। राज्य में क्षेत्र में गार्नेट मिलता है। राज्य नगर क्षेत्र में गार्नेट मिलता है। सोपस्टोन निवाई के निकट तथा लोहा बर्तल के निकट सीमित मात्रा में है। जिप्सम मैग्नीज तांबा सिलिका भी यहाँ उपलब्ध है, किंतु उनका खनन लाभकारी नहीं है। चूने का पत्थर सहमतिपुर और गंगापुर तहसील में पर्याप्त है। चूने का पत्थर सहमतिपुर और गंगापुर में पर्याप्त है, जिसका प्रयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है। यहाँ चैन कले तथा घिया पत्थर भी उपलब्ध है। पूरे प्रदेश में चैन कले तथा घिया पत्थर भी उपलब्ध है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी पूरे प्रदेश से पिछड़ा हुआ है। भरतपुर का सेंट्रल इंडिया मशीनरी लिमिटेड सिमको, भरतपुर का सेंट्रल इंडिया मशीनरी लिमिटेड सिमको भरतपुर का तथा धौलपुर हाई एक ग्लास फैक्ट्री का यहाँ के उद्योगों में विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त धातु उद्योग, तेल उद्योग, रसायन उद्योग का भी सीमित विकास हुआ है। कुटीर उद्योग का यहाँ पर्याप्त विकास हुआ है। इसमें सिंचाई सवाई माधोपुर के लकड़ी के खिलौने टोप में नंदा दरी निवाड़ उद्योग प्रमुख है। बीड़ी बनाने का कार्य भी घरेलू उद्यम के रूप में पूरे प्रदेश में किया जाता है। हैंडलूम, खंडसारी, रंगाई छपाई, चमड़े का सामान आदि भी कुटीर उद्योग का रूप में किया जाता है। पूरे प्रदेश में परिवहन का विकास पूरे राजस्थान के मैदानी प्रदेश में पर्याप्त हुआ है। इसे प्रदेश को राजस्थान का पूरी द्वार कहा जाता है। मध्यकालीन युग से ही यह प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा है। इस प्रदेश में सड़कों का सघन जाल है। यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 11 एवं 2 गुजरते हैं पूरी मदद से। जयपुर कोटा मार्ग एक प्रमुख मार्ग है जो निवाई टोंक देवली से जाता है। जयपुर कोटा मार्ग एक प्रमुख मार्ग है जो निवाई टोंक देवली से जाता है। टोंक सहमतिपुर, मालपुरा, टोडा रायसिंह, मालपुरा, दुदू, धौलपुर, भरतपुर, डीग से नगर से सहमतिपुर, दौसा, मंडावर, करौली, गंगापुर, लासोट आदि अन्य प्रमुख सड़क मार्ग है। रेल मार्गों की सुविधा सहमतिपुर में पर्याप्त है। सहमतिपुर एक बड़ा रेल जंक्शन है जो जयपुर, कोटा, दिल्ली, मथुरा, आगरा से जुड़ा हुआ है। जयपुर मुंबई और दिल्ली मुंबई मार्ग रेल मार्ग यही से जाता है। भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में दुपहिया से रानीकुंड, बयाना से रूपावास, नदबई से भरतपुर से चिकसाना तथा मनिया से जाजन अन्य रेल मार्ग। धौलपुर से वांतपुरा राज्य की एकमात्र नैरोगेज रेल लाइन है। टोंक एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहाँ रेल मार्ग की सुविधा नहीं है। यहाँ टोंक में चानानी निवाई सीरस जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग स्टेशन है। टोंक एक ऐसा जिला मुख्यालय है जहाँ रेल मार्ग की सुविधा नहीं है। यहाँ टोंक में चानानी, निवाई, सीरस, जयपुर सवाई माधोपुर रेल मार्ग स्टेशन है। जयपुर टोडा रायसिंह मार्ग पर मालपुरा टोडा रायसिंह प्रमुख स्टेशन है। जयपुर टोडा रायसिंह मार्ग पर मालपुरा टोडा रायसिंह प्रमुख स्टेशन है, परंतु इस रेल मार्ग को अब हटा दिया गया है। जनसंख्या, पूरी मैदानी प्रदेश राज्य का एक सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। वर्ष 2011 में यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या भरतपुर जिले की, पूरी मैदान प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या भरतपुर जिले की 25.49 लाख अंकित की गई है। इस जिले में भरतपुर जिले में 503 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर का घनत्व है। यहाँ के सघन बसाव का स्पष्ट करता है। टोंक जिले की जनसंख्या 14.21 लाख है तथा जनसंख्या घनत्व 198 व्यक्ति, टोंक जिले का 98 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि सवाई माधोपुर की जनसंख्या 13.38 लाख एवं जनसंख्या घनत्व 297 व्यक्ति है सहमतिपुर की। करौली जिले की जनसंख्या 14.58 लाख अंकित की गई, जबकि धौलपुर की जनसंख्या 12.07 लाख तथा जनसंख्या घनत्व 398 प्रति व्यक्ति अंकित किया गया है। इस प्रदेश का सबसे बड़ा नगर भरतपुर है। पूरी मैदान के अन्य नगर टोंक, सवाई माधोपुर, धौलपुर, करौली, गंगापुर सिटी, कामा नगर, डीग, नदबई, गुम्हेर, भुसावर, बेर, बयाना, बाड़ी, राजाखेड़ा, देवली, निवाई, नियारा, हिंडौन, टोडा भीम और महुआ है। पूरी मैदान में उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि पूरी मैदानी प्रदेश राज्य का भौगोलिक दृष्टि से विशिष्ट प्रदेश है। कृषि पर आधारित यहाँ की अर्थव्यवस्था है। खनिज सीमित होने से उद्योगों का विकास भी बहुत कम हुआ है। परिवहन की उत्तम सुविधा है। भरतपुर का घना पक्षी विहार और सवाई माधोपुर का राष्ट्रीय वन्य जीव उद्यान सवाई माधोपुर तथा रणथंभौर का किला पर्यटकों के लिए आकर्षण के केंद्र है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या इसको हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है, एक सुनिश्चित भौगोलिक इकाई है जिसे हाड़ौती पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत 4 जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रदेश का क्षेत्रीय विस्तार, हाड़ौती पठार का क्षेत्रीय विस्तार 24,185 वर्ग किलोमीटर है। हाड़ौती प्रदेश का विस्तार
तथा इसकी हाड़ौती प्रदेश की स्थिति दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिमी सीमाएं मध्य प्रदेश में मिलती है। भौगोलिक प्रारूप उच्च आवाज की दृष्टि से हाड़ौती प्रदेश मालवा के पठार का उत्तरी भाग है। उत्तरी भाग मालवा के पठार का उत्तरी भाग है उच्च आवाज की दृष्टि से। मूल रूप से यहाँ का धरातल पठारी है, इसी कारण इसको हाड़ौती पठार के नाम से दिया जाता है। इस प्रदेश में अत्यधिक धरातली विविधता है, जिनके कारण इसे 5 धरातली प्रदेशों में विभक्त किया गया है। अर्धचंद्राकार पर्वतीय श्रेणियाँ, नदी निर्मित मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, झालावाड़ का पठार और गदर का उच्च क्षेत्र। इस प्रदेश में हाड़ौती प्रदेश में अर्धचंद्राकार रूप में पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। हाड़ौती प्रदेश में क्रमशः बूंदी और मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। बूंदी की श्रेणी एक दोहरी पर्वतमाला है। बूंदी की श्रेणी